हेलो फ्रेंड्स, आज यहाँ पर हम करने वाले हैं क्लास 10th का साइंस का पेपर। और यहाँ पर ये जो पेपर है आपके एज इट इज़ पेपर, यानी कि एज इट इज़ जो पैटर्न है इस पेपर का आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट होने वाला है। तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और यहाँ पर जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के और भी जो पेपर्स हैं उसके वीडियो आपको मिलते रहें टाइम टू टाइम। तो यहाँ पर आप जो है वो वीडियो को ध्यान से देखें और जो है वो पूरा ज़रूर देखें, ताकि यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पर हम साइंस का पेपर करने वाले हैं। आपको पता ही होगा 3 घंटे मतलब 15 मिनट का टाइम दिया जाता है और 80 नंबर का आपके पेपर होता है। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन शुरू करते हैं। जैसे कि आपको पहला जो क्वेश्चन है ये दिखाई दे रहा होगा। इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर आपको बहु विकल्पात्मक क्वेश्चन दिए गए हैं, यानी कि आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पर दे रखे हैं, जो कि यहाँ पर आपको जो है वो 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और उसमें से आपको एक आंसर बताना है। अब जैसे कि पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, यानी कि यहाँ पर जो है आपके कौन सा जो कथन है इसमें से फॉल्स है। अब यहाँ पर रिएक्शन आपको जैसे कि दे रखी है PbO यानी कि लेड ऑक्साइड प्लस कार्बन। यहाँ पर जो रिएक्शन है कंप्लीट बनेगी आपके Pb यानी कि लेड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन में ये पॉइंट्स दे रखे हैं, मतलब इसमें से बताना है कि कौन कौन से सही रहेंगे। सीसा अपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है, लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। तो यहाँ पर हमें जो है वो अपचयन और उपचयन की जो रिएक्शन है पहले चैप्टर में वो बताई गई है और उसी के आधार पर हमें इसका आंसर देना है। तो पहले का जो आंसर हो जाएगा ये होगा ऑप्शन ए अ, यानी कि यहाँ पर आपका जो पहला और दूसरा पॉइंट है वो सही है, यानी कि सीसा अपचयित हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। आगे देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर साथ में बता दूं कि बाइलिंगुअल पेपर होता है, यानी कि आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पेपर आता है। अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो आप यहाँ पर हिंदी के क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे, और यहाँ पर अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो आप इंग्लिश के इंग्लिश के क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त है, यानी कि कोई भी यहाँ पर लोहे का टुकड़ा हो, यहाँ पर हमें फ्राइंग पैन का एग्जांपल दे रखा है, तो उसको यहाँ पर अगर हमें जंग लगने से बचाना है तो कौन सी यहाँ पर जो है वो तकनीक अपनाई जा सकती है। तो यहाँ पर 3 तरीके दे रखे हैं, ग्रीस, पेंट लगाकर, जिंक की परत चढ़ाकर और उपयुक्त सभी। इनमें से यहाँ पर जो है वो हमें ऑप्शन बताना है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो लोहे के फ्राइंग पैन की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम किसकी बात करें, मतलब क्या बताएंगे, जिंक की परत चढ़ाकर यहाँ पर सही ऑप्शन होगा। वैसे तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा उपयुक्त सभी, लेकिन उपयुक्त सभी यहाँ पर इसका सही आंसर नहीं है। इसका रीज़न है क्योंकि यहाँ पर जो है वो आपको क्वेश्चन में फ्राइंग पैन दे रखा है, तो आपको क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, नहीं तो आप जो है वो गलत कर देंगे MCQ में भी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एक एक नंबर क्वेश्चन भी बहुत जो है वो रैंक बनाने में हेल्प करता है। तो आप यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आंसर दें। तो जो सेकंड क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा स, जिंक की परत चढ़ाकर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3। एथेन का आणविक सूत्र C2H2 है। इसमें अब यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रखे हैं, 6 सहसंयोजक आबंध हैं, 7 सहसंयोजक आबंध हैं, और बाकी के जो ऑप्शन है वो आगे दे रखे हैं। स और द में आपको बता रखा है 8 सहसंयोजक आबंध है या फिर 9 सहसंयोजक आबंध है। इसका यहाँ पर आप जब फॉर्मूला लिखेंगे तो कार्बन यहाँ पर बीच में आ जाएगा, इसके अराउंड यहाँ पर जो है वो आपके हाइड्रोजन आपको लगाने हैं। तो हाइड्रोजन कुछ इस तरीके से अरेंज हो जाएगा जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर जो जितने भी बॉन्ड यहाँ पर आपको दे रखे हैं वो आप यहाँ पर जो है काउंट कर लीजिए, तो यहाँ पर आपको जो है वो समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 और ये 7, यानी कि यहाँ पर टोटल मिला के 7 सहसंयोजक आबंध हैं। ये यहाँ पर आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ब, 7 सहसंयोजक आबंध। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है Fe2O3, यानी कि यहाँ पर फेरस ऑक्साइड या फिर आपके जो है सही है, फेरस ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड बोल सकते हैं। उसके बाद है एल्यूमिनियम, और यहाँ पर रिएक्शन होती है एल्यूमिनियम ऑक्साइड और आयरन यहाँ पर बन जाता है। अब यहाँ पर हमें बताना है कि ये कौन सी रिएक्शन है या किस तरह की अभिक्रिया यहाँ पर है। तो चौथे में यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रखे हैं, संयोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। तो इसमें आंसर हो जाएगा फोर्थ वाले में हमारा ऑप्शन द, विस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन विस्थापित होकर आ रहा है एल्यूमिनियम के पास में। या यूँ कह सकते हैं कि एल्यूमिनियम ने यहाँ पर जो है वो आयरन को विस्थापित कर दिया है उसकी जगह से, और वो उसकी जगह पे आ चुका है, तो इसीलिए विस्थापन अभिक्रिया इसका सही आंसर होगा। 5th क्वेश्चन देखते हैं। कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया करके एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है, इस विलयन का नाम बताइए। तो 5th वाले क्वेश्चन में हमारा जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन ब, HCl। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब है कि,
तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं भोजन पूरी तरह से नहीं पका है, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, ईंधन आर्द्र है, ईंधन पूरी तरह से जल रहा है। तो सिक्स्थ वाले क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब, ईंधन पूरी तरीके से नहीं जल रहा है। तो यहाँ पर हमें ये वाला पॉइंट पता ही होना चाहिए कि ईंधन जब भी पूरी तरीके से नहीं जलता है तो बर्तन की जो परत है वो काली हो जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो पादप में जो जाइलम है वो किस चीज़ के लिए उत्तरदायी है? जल के वहन में, भोजन के वहन में, अमीनो अम्ल के वहन में या फिर ऑक्सीजन के वहन में। तो सेवन्थ का यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ, जल के वहन में सहायक होता है। एट्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो कौन सा यहाँ पर आप पादप हार्मोन है ये हमें बताना है। इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन, ये यहाँ पर जो है वो ह्यूमंस में होते हैं, मतलब इंसानों में होते हैं, जबकि साइटोकाइनिन यहाँ पर पादप हार्मोन है। तो 2 ऑप्शन सही होगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 9, सीधी रेखा में चलने के लिए मस्तिष्क का कौन सा भाग उत्तरदायी है? तो 9th क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन स, अनुमस्तिष्क यानी कि सेरिबेलम जो होता है वो यहाँ पर सीधा चलने में सहायक होता है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, अमीबा में जनन की विधि है। तो कौन सी यहाँ पर जो है वो विधि होती है अमीबा के अंदर? तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन अ, द्विखंडन। क्वेश्चन नंबर 11, आनुवांशिकता के जनक हैं। तो यहाँ पर सोचना भी नहीं है, इसमें सीधा आंसर है ग्रेगर जॉन मेंडल। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से जैविक घटक है। तो यहाँ पर इनमें से कौन सा जो है जैविक घटक है? 12 में आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ, पादप जो है वो जैविक घटक है। नेक्स्ट है 13, जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 13 में ऑप्शन स, 1.33 यहाँ पर जो है वो इसका अपवर्तनांक होता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, वास्तविक सूर्यास्त एवं आभासी सूर्यास्त के मध्य समय का अंतर लगभग होता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 में यहाँ पर हमारे पास आंसर हो जाएगा ऑप्शन स, 2 मिनट का यहाँ पर अंतर होता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 15, कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनरेटर से जुड़ा हुआ है, यदि बल्ब से 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति होगी। तो क्वेश्चन नंबर 15 में हमारे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, यानी कि यहाँ पर जो है वो आपको 220 को मल्टीप्लाई करना है 0.5 से, तो ऑप्शन ब यानी कि आंसर आपके आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, किसी चालक के प्रतिरोध का मान निर्भर करता है। तो यहाँ पर ये सही, सारे ऑप्शन सही हैं। यहाँ पे चालक की लंबाई पर भी है, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी, और चालक के पदार्थ की प्रकृति पर भी, यानी कि ऑप्शन द जो है वो इसमें सही आंसर होगा उपरोक्त सभी पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, लघुपतन के समय विद्युत परिपथ में धारा का मान। तो यहाँ पर मतलब कहने का है शॉर्ट सर्किट जो होता है उसमें जो विद्युत परिपथ है, मतलब वहाँ पे वो उसमें धारा का जो मान है वो कैसा होता है? परिवर्तित नहीं होता, निरंतर परिवर्तित होता है, बहुत कम हो जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो 17 में आंसर हो जाएगा बहुत अधिक बढ़ जाता है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 18, चुंबक के सजातीय ध्रुवों में परस्पर होता है आकर्षण, प्रतिकर्षण, आकर्षण व प्रतिकर्षण, और या फिर कोई नहीं। तो लास्ट में यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ब, सजातीय ध्रुवों में, यानी कि जब एक ही जैसे ध्रुवों को, यानी कि जैसे कि नॉर्थ पोल को नॉर्थ पोल के पास में ले जाऊंगा तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी कि प्रतिकर्षण जो है वो इसमें आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है अब यहाँ पर आपके फिल इन द ब्लैंक्स। अब फिल इन द ब्लैंक्स में यहाँ पर जो है वो आपको सारे के सारे ऑप्शंस जो हैं वो मतलब इसमें ऑप्शंस आपको नहीं दिए जाएंगे, आपको जो है वो अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल करना है। अब जैसे कि पहला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, शाक सब्जियों वनस्पति द्रव्यों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना डैश अभिक्रिया है। तो ये कौन सी अभिक्रिया है ये बताना है। तो इसमें यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा, ये जो अभिक्रिया है इसको कहते हैं हम ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। तो ये वाली अभिक्रिया आप पहले भी पढ़ चुके होंगे। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, 3MnO2 प्लस 4Al, यानी कि यहाँ पर जो है वो मैंगनीज ऑक्साइड और एल्यूमिनियम की रिएक्शन दे रखी है। अब यहाँ पर होगा क्या, यानी कि आगे यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा? तो इसमें यहाँ पर हमारे पास बनेगा Mn, यानी कि मैंगनीज यहाँ पर अलग हो जाएगा, 3 यहाँ पर जो है वो हमें लगाना है इसमें। उसके बाद यहाँ पर जो है वो बनेगा क्या, 2 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, यानी कि Al2O3। तो ये यहाँ पर जो है वो इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, डैश तथा डैश मिलकर केंद्रीय तंत्र का तंत्र बनाते हैं। तो क्या क्या है जो कि केंद्रीय तंत्र का तंत्र बनाते हैं? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास मस्तिष्क, ये जो है वो इसका पहला पार्ट है, और दूसरा वाला जो पार्ट है इसका नाम है मेरुरज्जु। तो यहाँ पर जो है वो आपको ऑप्शंस यहाँ पर नहीं दिए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान से सब कुछ पढ़ना है और उसके अकॉर्डिंग आंसर देना है। फोर्थ क्वेश्चन है, ओजोन परत सूर्य से आने वाली डैश से सुरक्षा प्रदान करती है। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर हो जाएगा परावैंगनी किरणें या यूवी रेज, हम लिख वैसे हिंदी मीडियम में यहाँ पर परावैंगनी किरणें ही इसका आंसर होगा। तो परावैंगनी किरणें जो होती हैं इससे रक्षा करती है ओजोन परत। फिर है फिफ्थ क्वेश्चन, 1 किलोवाट आवर का मान
जूल के बराबर। कितने जूल के बराबर होता है? तो इसका आंसर है 3.6 इंटू 10⁻6 जो है वो यहाँ पर जूल के बराबर होता है। आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ पर आंसर का जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि यहाँ पर आपको आगे हेल्प मिल जाए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 6। पास पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की अनेक फेरों वाली बेलनाकार कुंडली को कहते हैं। तो 6 में यहाँ पर आंसर हो जाएगा परिनालिका कहते हैं यहाँ पर। ये यहाँ पर जो है वो आपने विद्युत वाले जो चैप्टर है उसमें पढ़ा होगा, तो परिनालिका जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न, यानी कि यहाँ पर जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं उसमें उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें बताया गया है। आगे देखते हैं अब। तो फर्स्ट क्वेश्चन है थर्ड का, समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं? समजातीय श्रेणी यहाँ पर जो है कार्बन वाले चैप्टर में आपको पढ़ने में मिल जाएगी। तो यहाँ पर मैं आपको आंसर जो है वो बोल के बता देता हूँ। कार्बनिक यौगिकों की ऐसी श्रेणी जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का कार्यात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है, उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पर, तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? तो इसका सिंपल सा आंसर है, फर्स्ट चैप्टर में आपको आंसर मिल जाएगा इसका। वैसे तो गैस इसलिए, तो नाइट्रोजन गैस इसलिए भरी जाती है ताकि उसका उपचयन यानी कि ऑक्सीकरण न हो सके। क्वेश्चन नंबर 3, एक ताजे दूध के पीएच का मान 6 होता है, दही बन जाने पर इसके पीएच के मान में क्या परिवर्तन होगा, समझाइए। तो यहाँ पर ताजे दूध का मान जो है वो 6 होता है, यानी कि ये जो है वो हल्का एसिडिक होता है, अम्लीय होता है कहने का मतलब है। लेकिन जब इसका किण्वन हो जाता है तो लैक्टिक अम्ल बनता है, और जब लैक्टिक अम्ल बनता है तो दूध दही में परिवर्तित हो जाता है, और इसी वजह से यहाँ पर इसके पीएच के मान में और कमी आ जाती है, यानी कि ये और ज़्यादा अम्लीय हो जाता है, यानी कि खट्टा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना का निर्माण करो। तो यहाँ पर इसका सिंपल सा आंसर है, इसमें यहाँ पर आपको करना क्या है, सोडियम पहले बात तो 11 नंबर पे होता है, तो यहाँ पर आपको जो है वो इस तरीके से लिख लेना है, सोडियम 281 इसकी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक संख्या होती है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है इंग्लिश में। अब इसको यहाँ पर आगे जब बढ़ाएंगे तो यहाँ पर क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो इसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे, सोडियम Na+, और यहाँ पर बचेगा 2and8+, इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर हमको अलग शो करना है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा था। तो इस तरीके से यहाँ पर आप जो है वो शो करेंगे। उसके बाद केवल सोडियम के बारे में, सोडियम क्लोराइड की बात कर रहा है तो क्लोरीन को भी इसी तरीके से शो करना है। यहाँ पर आप क्लोरीन को जब शो करने जाएंगे तो ये है क्लोरीन, इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक संख्या है या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 287। अब यहाँ पर जो है वो एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पर आके ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तब यहाँ पर जो है वो बनेगा ये क्लोरीन के पास 288 इस तरीके से बनेगा। अब यहाँ पर ये वाला लिखने के बाद में आपको क्या करना है, इसको इस तरीके से शो करना है। क्योंकि सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था तो यहाँ पर मैं डॉट की फॉर्म में इसको शो कर लेता हूँ। क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन इसके पास लास्ट वाले ऑर्बिट में थे, तो यहाँ पर हमें 7 इलेक्ट्रॉन को शो कर देना है इस तरीके से। तो 7 आ गए। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर यहाँ पे आएगा, तो रिएक्शन जो है वो कुछ इस तरीके से बनेगी। यहाँ पर आप क्या आ गया Na+, और यहाँ पर अंदर आ जाएगा क्लोरीन। अब 7 इलेक्ट्रॉन तो इसके पास पहले से ही थे तो वो हमें पहले से ही शो करने हैं, और एक इलेक्ट्रॉन अभी इसने लिया है तो जो कि डॉट फॉर्म में हमने शो किया था वो यहाँ आ जाएगा, और इस तरीके से रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। तो ये हो जाएगा इसका हमारे पास इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना या इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इसका हो जाएगा। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, रक्तदाब मापने वाले यंत्र का नाम बताइए। तो इसका नाम है यहाँ पर स्फैग्मोमैनोमीटर, जो है वो इससे रक्तदाब मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, मानव तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी संरचनात्मक इकाई का नाम बताइए। तो यहाँ पर इसका आंसर है तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन। क्वेश्चन नंबर 7, माँ के शरीर में भ्रूण को पोषण किसके द्वारा प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर प्लेसेंटा द्वारा जो है वो भ्रूण को पोषण प्राप्त होता है। 8th, जीन किसे कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन ध्यान से सुन लीजिएगा, डीएनए का वह भाग जिसमें किसी प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना होती है जीन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 9, लेंस क्षमता का एसआई मात्रक लिखिए। राइट द एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस। तो इसका आंसर है डायप्टर। फिर है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पर हमारे पास, इसमें जो पूछा जा रहा है वो है प्रकाश के विक्षेपण को परिभाषित कीजिए। तो इसमें आंसर होगा श्वेत प्रकाश का इसके अवयवी वर्णों में विभाजन विक्षेपण कहलाता है। नेक्स्ट है 11, किसी अज्ञात प्रतिरोधक के सिरों से 12 वोल्ट की बैटरी को संयोजित करने पर परिपथ में 2.5 मिली एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। प्रतिरोध का प्रतिरोध
प्रतिरोधक का प्रतिरोध परिकलित कीजिए। तो 11 में यहाँ पर हमारे पास जो है वो वोल्टेज यानी कि V की वैल्यू दे रखी है 12, I की वैल्यू यहाँ पर हमें दे रखी है 2.5 मिली एम्पियर, और मिली एम्पियर को आपको एम्पियर में जब कन्वर्ट करना है तो ये होगा हमारे पास 2.5 इंटू 10⁻³ ये होगा एम्पियर में आंसर। अब हमें फॉर्मूला पता ही है, V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है, और हमें यहाँ पर जो वैल्यू फाइंड करनी है वो आर की करनी है, तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा V/I। तो V की वैल्यू आपके पास है और I की वैल्यू भी आपके पास है। वैल्यू को पुट जब करेंगे आप, यानी कि वैल्यू को यहाँ पर आप रखेंगे तो कुछ इस तरीके से जो है वो रिजल्ट निकल के आएगा। R इज इक्वल टू V/I था, तो V था 12 और I की वैल्यू थी 2.5 इंटू 10⁻³ अब 10⁻³ ऊपर चला जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये निकल के कुल मिला के ये निकल के आएगा 120 इंटू 40। तो यहाँ पर आपका आंसर जो निकलेगा वो होगा 4800 ओम। आर का मान ये निकल के आ जाएगा, या फिर जो है वो आप इसको 4.8 इंटू 10⁻³ भी रख सकते हैं। तो ये जो है वो इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपके 12th क्वेश्चन है, थर्ड का। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कोई दो गुण बताइए या लिखिए। तो इसमें आंसर है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर आपस में प्रतिच्छेद नहीं करती हैं और ये काल्पनिक रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुवों से निकलती हैं एवं दक्षिणी ध्रुवों पर जाकर समाप्त हो जाती हैं। तो ये यहाँ पर जो है उसके दो गुण हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है सेक्शन बी। अब सेक्शन बी में यहाँ पर आपसे जो पूछा जा रहा है ये है लघुतरात्मक यानी कि शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस। इसमें यहाँ पर जो है आपको सारे आंसर जब देने हैं वो आपको शॉर्ट में देने हैं, मतलब 1 लाइन या 2 लाइन में आंसर आपको देने हैं। कुछ आंसर यहाँ पर बड़े भी हो सकते हैं, वो क्वेश्चन के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पर मैं आपको समझा दूंगा ताकि यहाँ पर आप खुद से भी प्रैक्टिस करें इसकी। तो 4th क्वेश्चन जैसे कि दिखाई दे रहा है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी जो है इसका फॉर्मूला लिखेंगे और जो रिएक्शन होगी वो बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट और जल। तो इसका जो है वो फॉर्मूला है, अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है CaOH2 और कार्बन डाइऑक्साइड CO2। उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा तो CaCO3 आ जाएगा, और जल का फॉर्मूला आपको पता ही होगा। फिर है जिंक Zn, सिल्वर नाइट्रेट यानी कि 2AgNO3। फिर यहाँ पर बनेगा जिंक नाइट्रेट, तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला लिखेंगे ZnNO3 और साथ में बनेगा आपके सिल्वर यानी कि 2Ag। तो ये 4th क्वेश्चन में यहाँ पर इस तरीके से आपको लिखना है। आगे आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है, जिंक की सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया पर कौन सी गैस बनती है, आप इसकी पहचान कैसे करेंगे। तो जिंक की सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया पर हाइड्रोजन गैस बनती है और पहचान हम करेंगे मोमबत्ती को, जलती हुई मोमबत्ती को इसके पास ले जाने पर ये फटफट की ध्वनि के साथ जलती है, तो ऐसे पहचान हो जाएगी। फिर है 6th क्वेश्चन, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, 2 उभयधर्मी ऑक्साइडों का उदाहरण लिखिए। तो इसमें यहाँ पर आंसर हो जाएगा, उभयधर्मी ऑक्साइड जो होते हैं ये हैं ऐसे धातु ऑक्साइड हैं जो अम्ल और क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन, वायवीय शोषण के दौरान दौरान ग्लूकोज के विखंडन को समझाइए। तो यहाँ पर आपने जो है वो लाइफ प्रोसेस यानी कि यहाँ पर आपका जैव प्रक्रिया जो आपके चैप्टर है इसमें यहाँ पर आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप जो है वो जाकर इसको देख सकते हैं। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 8, गुरुत्वानुवर्तन क्रिया को चित्र सहित समझाइए। तो यहाँ पर गमले वाला जो एक डायग्राम है ये आपको बनाना है, जिसमें यहाँ पर जो प्लांट है उसकी जड़ें नीचे की तरफ जा रही होंगी और उसका जो ऊपर वाला हिस्सा है वो ज़मीन से ऊपर की तरफ बढ़ रहा होगा। तो ये यहाँ पर जो है वो इसका डायग्राम है, इसको जो है वो आप उस चैप्टर में पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, ये है आवृतबीजी पुष्प के अनुदैर्ध्य काट का निम्नलिखित चित्र बनाते हुए इसके विभिन्न भागों को समझाइए। तो यहाँ पर जो आपके फ्लावर वाला डायग्राम है उसको यहाँ पर आपको समझाना है और मेल पार्ट फीमेल पार्ट को पूरा जो है वो एक्सप्लेन करना है, मतलब बताना है यहाँ पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, मानव में लिंग निर्धारण को आरेखित चित्र द्वारा समझाइए। तो लिंग निर्धारण में यहाँ पर आपको पता ही होगा वो XX और XY वाला जो पार्ट है यहाँ पर आपने पढ़ा होगा, इसको यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके और डायग्राम बनाते हुए समझाना है। नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि पर्दे पर स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो। तो यहाँ पर जो आपका फॉर्मूला, मतलब यहाँ पर जो आपकी F की वैल्यू है, मैं यहाँ पर आपको बता दूँ F की जो वैल्यू है वो आपको दे रखी है -15 सेंटीमीटर।
ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर आपका जो लेंस है वो अवतल दर्पण है। अब उसके बाद आपके जो यू है ये है, यानी कि आपकी जो आप मतलब जो भी इमेज है, सॉरी जो भी ऑब्जेक्ट है जो इतनी दूर खड़ा है वो है -25 सेंटीमीटर। यू की वैल्यू वैसे भी माइनस में ही हमेशा फिक्स होती है। आपको वी की वैल्यू फाइंड करनी है तो फॉर्मूला यहाँ पर आप यूज़ करेंगे 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। जब यहाँ पर आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो v की वैल्यू यहाँ पर निकल के आएगी ये होगी आपके माइनस का 37.5। तो ये यहाँ पर जो है वो आपका आखिर में आंसर निकल के आएगा। तो यहाँ पर आप जो है वो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर मैंने आपको डायरेक्ट आंसर बता दिया, आप फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करके और आंसर फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। अंतिम पंक्ति में बैठे किसी विद्यार्थी को श्यामपट्ट पर लिखा हुआ पढ़ने में कठिनाई होती है। यह विद्यार्थी किस दृष्टि दोष से पीड़ित है। इस दोष के उत्पन्न होने के 2 कारण लिखिए। इस दोष को किस प्रकार संशोधित किया जा सकता है। मतलब आपको यहाँ पर जो है वो तीनों पॉइंट बताने हैं। तो दृष्टि दोष कौन सा है, इसके यहाँ पर कारण क्या है और इसको कैसे सही करा जा सकता है। तो ये दृष्टि दोष है आपके निकट दृष्टि दोष, मायोपिया जिसको बोलते हैं। और इसके कारण है अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अधिक होना और नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। और इसको सही करा जा सकता है अवतल लेंस द्वारा, यानी कि यहाँ पर आपका जो कॉन्केव लेंस है उससे इसको सही करा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 13। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम लिखिए। तो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम क्या कहता है, यहाँ पर आपकी तर्जनी, हाथ की तर्जनी, मध्यमा तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाना है कि ये तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हों। तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, मध्यमा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा को और अंगूठा चालक की गति की दिशा को यहाँ पर जो है वो की ओर संकेत करेगा। तो ये यहाँ पर जो है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है सेक्शन सी। सेक्शन सी में यहाँ पर आपके दीर्घ उत्तरीय हैं, यानी कि यहाँ पर आपको जो है इसमें शॉर्ट से थोड़ा सा लेंदी होगा और लॉन्ग क्वेश्चन से थोड़ा सा यहाँ पर जो है वो कम होगा। खैर यहाँ पर जो है वो आपका क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। इसमें है कोई कारण बताइए। जैसे कि पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, मतलब यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे इसमें यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, यानी कि आपको 2 तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे और दोनों में से कोई एक तरीके का, यानी कि एक टाइप का यहाँ पर आपको क्वेश्चन करना है। अब जैसे कि 14 में कारण बताइए यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब इसमें फर्स्ट मतलब 14 का जो फर्स्ट है इसमें पूछा जा रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए। और दूसरा क्वेश्चन है आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता है जबकि वर्षा जल होता है। अब अथवा में यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन और दे रखे हैं, 14 के ही हैं ये। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये दोनों में से, इन दोनों में से कोई एक ही पार्ट आपको करना है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ पर आपको फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है तो यहाँ से फर्स्ट कर दिया, यहाँ पर आपको सेकंड क्वेश्चन आ रहा है तो आपने यहाँ पे सेकंड कर दिया। नहीं, यहाँ पर आपको केवल एक ही क्वेश्चन, एक ही तरफ का क्वेश्चन करना है। या तो आप इन दोनों को कर दीजिए या फिर आप इन दोनों को कर दीजिए। तो ये चीज़ का यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आपको जो है वो नंबर फिर नहीं मिलेंगे, या मिलेंगे तो एक ही टाइप का क्वेश्चन के लिए मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर आपने ये वाला कर दिया और यहाँ से आपने ये सेकंड वाला कर दिया तो यहाँ पर आपको या तो केवल इसके लिए यहाँ पर नंबर मिलेगा और या फिर आपको इसके लिए नंबर मिलेगा। दोनों के लिए यहाँ पर आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो इस चीज़ का यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। खैर अब यहाँ पर देखिए आंसर, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में, यानी कि जो नमी वाले बर्तन है उसमें क्यों नहीं रखना चाहिए। तो क्योंकि ये H2O के साथ में अभिक्रिया करते हैं, मतलब जल के साथ में अभिक्रिया करके जिप्सम बना लेता है, इसलिए इसको नहीं रखा जाना चाहिए। अब आता है आश्रित जल, यानी कि सेकंड क्वेश्चन। तो आश्रित जल जो है ये चालक मतलब विद्युत का चालक नहीं होता है। इसका कारण है क्योंकि यहाँ पर जो है वो इसमें कोई भी आयनिक यौगिक नहीं होते, यानी कि ये पूरी तरीके से उदासीन होता है और इसीलिए ऐसा है कि यहाँ पर ये इसका विद्युत का चालक नहीं है। यहाँ पर जो क्वेश्चन है HCl जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित करता है जबकि अल्कोहल के विलयन में अम्लीयता के अभिलक्षण प्रदर्शित नहीं होते हैं। तो इसका सिंपल सा रीज़न है क्योंकि इसमें H+ या फिर Cl- आयन होते हैं, मतलब जलीय विलयन में आयनित हो जाते हैं और ये अम्लीय गुण दर्शाते हैं। क्योंकि अम्ल वे होते हैं जो कि यहाँ पर H+ आयन देते हैं, लेकिन अल्कोहल के जलीय विलयन में H+ आयन नहीं बनते हैं और इसी वजह से यह अम्लीयता प्रदर्शित नहीं करता। सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती। तो यहाँ पर जो हाइड्रोक्लोरिक गैस का आयनन है वो नहीं होगा और इसी वजह से यहाँ पर H+ या फिर H3O+ नहीं देता है, यानी कि मतलब आयन नहीं देता है, अम्लीय गुण प्रदर्शित मतलब नहीं करता। और इसी वजह से यहाँ पर हम देखते हैं कि इसमें लिटमस, जो शुष्क लिटमस पत्र है, इसका रंग नहीं बदल पाता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 को भी यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो इसी तरह के क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर भी आपको 2 पार्ट में क्वेश्चन दे रखे हैं, यहाँ पर भी आपको अथवा में क्वेश्चन दे रखे हैं। तो गर्भ निरोधन की विभिन्न विधियाँ बताइए, यानी कि यहाँ पर आपको नाम वो जो गर्भ निरोधन की जो तरीके हैं
प्रेगनेंसी को रोकने के जो तरीके हैं वो यहाँ पर आपको बताने हैं, कैसे इसको रोका जा सकता है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पर ऋतुस्राव कैसे कहते हैं, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल आपने पढ़ा होगा, तो इसको एक्सप्लेन करना है यहाँ पर। तो ये यहाँ पर जो है वो आप कुछ क्वेश्चन को खुद से ट्राई करें, यानी कि खुद से प्रैक्टिस करें, ताकि यहाँ पर जो है वो एग्ज़ाम के लिए आपको हेल्प मिले और आपको याद करने में भी यहाँ पर हेल्प मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है यहाँ पर आपके क्वेश्चन नंबर 16, स्वपोषी एवं विषमपोषी में अंतर बताना है। ऑटोट्रॉपिक यानी कि हेटरोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक में यहाँ पर आपको अंतर बताना है। तो स्वपोषी में यहाँ पर जो है आपको पता ही होगा, वे जो है वो यहाँ पर ऑब्जेक्ट या फिर आपके जो ऑर्गेनिज्म आते हैं जो कि खुद का भोजन तैयार कर सकते हैं, जैसे कि प्लांट। और विषमपोषी में यहाँ पर जो है वो दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। तो ये कुछ अंतर यहाँ पर जो है वो आपको कुछ बताने हैं, 2 से 3 अंतर। इसी तरीके सेकंड क्वेश्चन है, ऐसे 2 तरीके बताइए जिसमें अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। तो इसका भी यहाँ पर आपको आंसर बताना है। आगे है 16 के बाद अथवा में यहाँ पर जो है वो आपको एक और क्वेश्चन दे रखे हैं। इनमें से भी यहाँ पर जो है वो आपको इसी तरीके से करने हैं, मतलब दोनों में से कोई एक ही क्वेश्चन, एक ही तरफ का क्वेश्चन आपको करना है। फिर 17वां क्वेश्चन आपके आता है 17 क्वेश्चन। यहाँ पर आपके जो है वो ये आता है विद्युत वाले चैप्टर में से। यहाँ पर आपको जो है वो क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा और यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग आपको इसका चित्र बनाना है। इस वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है। अब यहाँ पर आप जो है वो इसको क्वेश्चन को पढ़िए और जो है वो ध्यान से देख के अगर यहाँ पर जो है वो आप इसका चित्र बनाएंगे तो इजीली बन जाएगा। आप यहाँ पर जो है चैप्टर में जाकर इसको ज़रूर देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है सेक्शन डी। सेक्शन डी में यहाँ पर जो है वो आपके क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसमें IUPAC नामकरण आपको करना है। IUPAC नामकरण यहाँ पर जो है वो कार्बन वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, तो वहाँ पर जो है वो आपको मिल जाएगा। हालांकि आप यहाँ पर नाम देख लीजिए, जैसे कि पहला है यहाँ पे इसमें 18 के फर्स्ट में CH3CH डबल बॉन्ड है CH2। तो ये यौगिक जो है वो 3 कार्बन परमाणु यहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका जो नाम होगा वो IUPAC के अकॉर्डिंग है, ये है 1 प्रोपीन यहाँ पर, क्योंकि डबल बॉन्ड है इसके अकॉर्डिंग और कार्बन यहाँ पर 3 है। फिर सेकंड वाला जो क्वेश्चन है 18 का सेकंड, इसमें इसका जो नाम है, क्योंकि पीछे OH लगा हुआ है तो इसका नाम हो जाएगा एथेनॉल और कार्बन है 2। उसके बाद है थर्ड वाला CH3CH2CH2CH2Cl। अब यहाँ पर क्लोरीन पीछे जुड़ा हुआ है तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरोब्यूटेन, क्योंकि पीछे यहाँ पर नाम मतलब क्लोरीन आ रहा है और कार्बन यहाँ पर 4 हैं, तो क्लोरो यहाँ पर पहले आ जाएगा क्लोरीन के लिए और 4 कार्बन है तो ब्यूट होता है, तो ब्यूटेन यहाँ पर बन जाएगा। फिर है फोर्थ वाला CH3CH2CH2CHO, इसमें यहाँ पर बन जाएगा ब्यूटेनैल, ये यहाँ पर मतलब इसका आंसर होगा। फिर है अथवा में 18 के अथवा में आपके क्वेश्चन दे रखा है, इनकी संरचना बनानी है। एथेनोइक अम्ल की संरचना, ब्रोमोपेंटेन की संरचना, ब्यूटेनॉन की संरचना और हेक्सेनॉल की संरचना। तो यहाँ पर संरचना मैं एथेनोइक अम्ल की जैसे कि एग्जांपल के लिए बता देता हूँ, बाकी यहाँ पर खुद से प्रैक्टिस करें आप। जैसे कि एथेनोइक एसिड है तो कार्बन यहाँ पर 2 हो जाएंगे, तो यहाँ पर आप सबसे पहले कार्बन 2 ले लीजिए। उसके बाद यहाँ पर तो आपके आ जाएगा हाइड्रोजन 3 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एथेनोइक अम्ल आ रहा है तो यहाँ पर एथेनोइक अम्ल का जो फॉर्मूला होता है यहाँ पर पहले लिख लेते हैं CH3COOH। अब यहाँ पर हाइड्रोजन तो 3 आ चुके हैं, अब बचे हैं OH और O। तो डबल बॉन्ड O यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा आपका OH। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका जो है वो डायग्राम हो जाएगा। ये आपका डायग्राम बन चुका है इसका। इसी तरीके से बाकी की तीनों की प्रैक्टिस यहाँ पर आप जो है वो करें ताकि इसमें हेल्प मिले आपको। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो चित्र यहाँ पर आपको बनाना है, जो कि यहाँ पर आपको जैव प्रक्रिया यानी कि लाइव प्रोसेस में आपको मिल जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है आमाशय से उत्सर्जित अम्ल का नाम व कार्य बताइए। तो यहाँ पर हमें पता ही है जठर ग्रंथियों से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है और ये भोजन को सड़ने से बचाता है, साथ ही यहाँ पर जो है अम्लीय माध्य प्रदान करता है और पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायक होता है। इसके अलावा HCl जो होता है मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, कठोर ऊतकों को घोलने में सहायता करता है। तो ये जो है वो कुछ काम यहाँ पर आप लिख सकते हैं। फिर है थर्ड, शाकाहारी जंतुओं में शुद्रांत्र की लंबाई ज़्यादा क्यों होती है। तो इसकी लंबाई ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि वो घास खाने वाले जानवर होते हैं, मतलब शाकाहारी होते हैं, और उसमें होता है सेल्यूलोज, और सेल्यूलोज को पचाने के लिए उसमें जो शुद्रांत्र की यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लंबाई है वो ज़्यादा होती है। फिर आता है अथवा में मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र। तो चित्र यहाँ पर आपको बताना है, यही चैप्टर है सेम।
उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है वृक्क के कोई 2 कार्य लिखिए, तो 2 कार्य यहाँ पर हो जाएंगे। वृक्क जो है वो नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ जैसे यूरिया, यूरिक अम्ल, रुधिर से पृथक करता है। इसके अलावा वृक्क ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण और जल चयनित पुनर्अवशोषण किया जाता है, मतलब ये इसके द्वारा ये किया जाता है। फिर है थर्ड क्वेश्चन कृत्रिम अपोहन यानी कि डायलिसिस का जो प्रोसेस है वो बताना है। तो डायलिसिस कब होता है? जब यहाँ पर किडनी पूरी तरीके से काम करना बंद कर देती है, फिल्ट्रेशन का काम बंद कर देती है, तब जो है वो डायलिसिस का प्रोसेस करा जाता है, जिसमें यहाँ पर आर्टिफिशियली जो है वो ब्लड को निकाल कर और उसमें से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उसमें से हटा दिए जाते हैं, यानी कि नाइट्रोजनी अपशिष्ट वहाँ से हटा दिए जाते हैं, और इस पूरे प्रोसेस को डायलिसिस कहा जाता है, यानी कि अपोहन, कृत्रिम अपोहन कहा जाता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 20, प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं? अवतल दर्पण की सहायता से प्रतिबिंब प्राप्त करने का किरण चित्र बनाइए। तो यहाँ पर आपको जो है वो किरण चित्र जो है वो बनाना है, जब यहाँ पर बिंब वक्रता के अंत सी पर हो और फोकस एफ पर हो, तो 2 चित्र यहाँ पर आपको बनाने हैं। इसके अलावा प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं? तो यहाँ पर जो आंसर होगा, जब प्रकाश की कोई किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम की सतह से टकरा कर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इसे यहाँ पर जो प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। और बाकी यहाँ पर फिर आपको 2 चित्र बनाने हैं। फिर यहाँ पर अथवा में जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर आपके जो अथवा में क्वेश्चन है ये है आपके प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं, अपवर्तन से क्या समझते हैं? उत्तल लेंस की सहायता से प्रतिबिंब प्राप्त करने का किरण चित्र बनाइए। तो यहाँ पर भी आपको 2 चित्र बनाने हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन की बात करें तो जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले धरातल पर वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। और इसके अलावा यहाँ पर आपको बिंब अनंत पर हो तब यहाँ पर डायग्राम बनाना है, और बिंब 2f1 व f1 के मध्य हो तब भी एक डायग्राम बनाना है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपके सारे क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो उम्मीद है यहाँ पर आपको जो है वो वीडियो अच्छा लगा होगा, यानी कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगा एग्जाम के लिए, और साथ ही यहाँ पर जो है वो आपने वीडियो को पूरा ज़रूर देखा होगा। और अगर आपने वीडियो को देखा ही है तो यहाँ पर आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि यहाँ पर आपको आगे आने वाले और भी वीडियोज़ मिलते रहें।